कहानियां जो हमें हिलाकर रख देती हैं, अक्सर और भी परेशान करने वाली परिस्थितियों को छिपाती हैं। और यह मामला मानव प्रकृति के उन अंधेरे पहलुओं को उजागर करता है जिनके बारे में कई लोग कुछ भी नहीं जानना चाहेंगे। कहानी के केंद्र में ऐसी घटनाएं हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब लोग सीमाएं पार करते हैं तो वे किस हद तक जा सकते हैं। अगस्त 1999 में इटली की राजधानी में पामेला मास्त्रोपित्रो का जन्म हुआ। स्कूल के पहले दिनों से ही पामेला एक असामान्य विशेषता के लिए जानी जाती थी। वह दूसरों के प्रति बहुत खुली और विश्वसनीय थी। इससे साथियों के साथ उसका व्यवहार मुश्किल हो गया। स्थिति परिवार की उभरती समस्याओं से और जटिल हो गई, जिसने उसे गंभीर रूप से प्रभावित किया। धीरे धीरे उसका व्यवहार और भी असामान्य होता गया। अपनी प्राकृतिक बुद्धि के बावजूद उसका प्रदर्शन गिरने लगा। उसकी भावनात्मक स्थिति अस्थिर थी, जिससे सहपाठियों के साथ संपर्क और भी मुश्किल हो गया। वयस्क होने ने पामेला को नई परीक्षाएं दी। उसका आत्मविश्वास बुरी तरह हिल गया। डॉक्टरों ने उसमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का निदान किया। आत्मस्वीकृति की खोज में वह समस्याग्रस्त समाज में पड़ गई, जहां उसने प्रतिबंधित पदार्थों से परिचय किया। उनके प्रभाव में वह अधिक मुक्त महसूस करती थी और अपने डर भूल जाती थी। माता पिता अपनी बेटी की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें काम में बहुत समय देना पड़ता था। स्थिति बिगड़ गई, लेकिन कुछ समय के लिए परिवार इस समस्या से निपटने में कामयाब रहा। 20 वर्षीय रोमानियाई से परिचय ने सब कुछ फिर से शुरुआती बिंदु पर ला दिया। यह रिश्ता शुरू से ही चिंता का कारण बना। पामेला ने अपने नए दोस्त को परिवार से छिपाया, अक्सर घर पर नहीं रहती थी। फिर से पदार्थों के सेवन के संकेत दिखाई देने लगे। वह अपने रिश्तेदारों की सलाह को नजरअंदाज करती थी। उसका साथी उसके साथ इस हानिकारक आदत में शामिल था, लेकिन कुछ महीनों के बाद गायब हो गया और पामेला को अपनी लत के साथ अकेला छोड़ दिया। जब स्थिति गंभीर हो गई तो माता पिता ने निर्णायक कदम उठाए। अक्टूबर 2017 में 18 वर्षीय पामेला ने मासेराता के पुनर्वास केंद्र में 3 महीने का इलाज शुरू किया। उसके माता पिता एलेसांद्रा वेरनी और स्टेफानो सभ्य लोग थे। उनकी बेटी की समस्याएं उनके लिए एक गंभीर झटका थीं। उन्हें विश्वास था कि पुनर्वास के बाद पामेला एक सामान्य जीवन में लौट आएगी। रिश्तेदारों ने माना कि केंद्र में मरीजों की 24 घंटे निगरानी होती है और प्रतिबंधित पदार्थों तक कोई पहुंच नहीं है। वास्तविकता अलग थी। वह कर्फ्यू के बाद भी केंद्र को स्वतंत्र रूप से छोड़ सकती थी। हालांकि पामेला ने खुद कहा कि उसे वास्तव में सुधार महसूस हुआ। समान समस्याओं वाले लोगों के साथ बातचीत ने उसे समझ और समर्थन पाने में मदद की। 31 जनवरी 2018 को मीडिया में प्रकाशित 18 वर्षीय पामेला मास्त्रोपित्रो की तस्वीरों ने युवा महिला के अनपेक्षित गायब होने पर सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया। इस समय पामेला एक पुनर्वास कार्यक्रम के अंतिम चरण में थी। उसने केंद्र के कर्मचारियों और अन्य मरीजों के साथ अच्छा संबंध बनाया था। चिंतित माता पिता के संपर्क करने के बाद जांचकर्ताओं ने सबसे पहले उनसे पूछताछ की। उनके साथ बातचीत ने उसके जीवन की एक जटिल तस्वीर बनाने में मदद की। पता चला कि हाल ही में उसकी लत बढ़ गई थी। सभी प्रयासों के बावजूद कार्यक्रम वांछित परिणाम नहीं दे रहा था। माता पिता ने खोज में मदद के लिए कई टेलीविजन चैनलों से संपर्क किया। उन्होंने सभी सहानुभूति रखने वालों से मदद की गुहार लगाई और किसी भी उपयोगी जानकारी के लिए इनाम का वादा किया। सार्वजनिक चिंता बढ़ गई, खासकर जब जांचकर्ता रिपोर्ट के 2 दिन बाद भी पामेला का पता नहीं लगा सके। स्थिति तब बदली जब एक राहगीर ने पुलिस से संपर्क किया, जिसने मासेराता से कुछ किलोमीटर दूर 2 संदिग्ध सूटकेस खोजे थे, जहां युवा महिला रहती थी। औद्योगिक क्षेत्र की एक खाई में मिले सूटकेस असामान्य गंध के कारण संदेह पैदा कर रहे थे। पहुंचे जांचकर्ताओं ने उनमें कुछ ऐसा पाया जिससे उन्हें तुरंत जांच शुरू करनी पड़ी। विश्लेषण ने पुष्टि की, एक सूटकेस पामेला का था और दूसरे में वह खुद थी। माता पिता ने रेडियो पर खबर सुनी, लेकिन शाम को जांचकर्ता उनके पास आने तक घटना की वास्तविकता पर विश्वास नहीं कर सके।
खासकर मां ने खबर को बहुत मुश्किल से स्वीकार किया। उसे हमेशा विश्वास था कि उसकी बेटी अपनी समस्याओं को दूर कर सकती है। वह पामेला के लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना देखती थी। अब ये उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। जांच से पता चला कि युवा महिला ने अंतिम दिन पुनर्वास केंद्र में बिताए थे, जहां वह कार्यक्रम के एक और चरण को पूरा करने की तैयारी कर रही थी। जांचकर्ता तुरंत वहां गए। जानकारों के अनुसार उसने केंद्र में किसी से मिलने का समय तय किया था और जाना चाहती थी। जांचकर्ताओं ने निगरानी रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करना शुरू किया। पता चला कि वह वास्तव में शाम को केंद्र के परिसर से निकल गई थी। पामेला एक सूटकेस के साथ चली गई, संभवतः वापस न लौटने के इरादे से। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। युवा महिला निकटतम रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। कैमरों ने रिकॉर्ड किया कि वह एक स्थानीय टैक्सी चालक की कार में बैठी। जांच के दौरान पुलिस को पहला ड्राइवर मिल गया, पड़ोसी शहर का 45 वर्षीय व्यक्ति। उसने बताया कि वह पामेला को स्टेशन ले गया था, जहां वह रोम की ट्रेन छूट गई। उसके अनुसार वह अगली ट्रेन का इंतजार करने की योजना बना रही थी। हालांकि घटनाओं ने एक अनपेक्षित मोड़ ले लिया। स्टेशन पर इंतजार करने के बजाय पामेला एक दूसरे टैक्सी ड्राइवर से मिली। इस ड्राइवर ने, जिससे जांचकर्ताओं ने बाद में बात की, उसे अपने यहां रात बिताने की पेशकश की। सुबह रोम की यात्रा फिर से नहीं हो पाई। उसने मासेराता के पार्क तक ले जाने का अनुरोध किया। पार्क में वह डेसमंड नाम के नाइजीरिया के एक युवक से मिली। पुलिस से बातचीत में उसने पुष्टि की कि पामेला ने उसे अपनी मां की चांदी की चेन से भुगतान किया था। अगली बार उसे पास की फार्मेसी में देखा गया। कैमरा फुटेज में दिखाई देता है कि वह एक सूटकेस के साथ आई और एक सिरिंज खरीदी। फार्मासिस्ट ने एक महत्वपूर्ण विवरण देखा। एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। यह आदमी नाइजीरिया का 30 वर्षीय इनोसेंट सेगल निकला, जो 2014 से अवैध रूप से देश में रह रहा था। हाल ही में उसने शरणार्थी सहायता कार्यक्रम छोड़ दिया था और पुलिस के अनुसार प्रतिबंधित पदार्थों के वितरण में शामिल था। फार्मेसी में मुलाकात के बाद पामेला का कोई पता नहीं चला। जांचकर्ताओं को संदेह था कि वह इनोसेंट से मिलने गई। जांचकर्ताओं ने जल्दी ही इनोसेंट के अपार्टमेंट का पता लगा लिया। यह फार्मेसी से कुछ सड़कें दूर था। जब कैराबिनीरी वहां पहुंचे, निवासी घर पर नहीं था। विशेष उपकरणों के साथ परिसर की बात की जांच में एक घटना के निशान और पामेला के समान कपड़े मिले। अधिकारियों के अनुसार जब युवक का अनियंत्रित व्यवहार का एपिसोड हुआ, तब दोनों पदार्थों के प्रभाव में थे। चिकित्सा जांच से पता चला कि घरेलू रसायनों से सबूत छिपाने के प्रयास किए गए। निशानों की स्थिति ने घटना की सटीक परिस्थितियों का पता लगाना मुश्किल बना दिया। इनोसेंट ने एक गंभीर गलती की। सूटकेस के साथ उसकी कार्रवाई पड़ोसी इमारत के निगरानी कैमरों द्वारा रिकॉर्ड की गई। पता चला कि वह अकेला नहीं था। एक जाना माना टैक्सी ड्राइवर उसे वहां ले गया। इससे शामिल लोगों का दायरा बढ़ गया। जल्द ही 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, डेसमंड लकी और लाखिया वैलम। दोनों उस वाहन में थे जिससे इनोसेंट सिगेल सूटकेस ले जा रहा था, लेकिन उन्होंने सामान की सामग्री से किसी भी संबंध से इनकार किया। इनोसेंट को खुद अपेक्षाकृत जल्दी ढूंढ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया कुछ घंटों के बाद। अपनी गिरफ्तारी के बाद से उसने पामेला के खिलाफ जानबूझकर की गई कार्रवाइयों से इनकार किया। उसके अनुसार युवा महिला प्रतिबंधित पदार्थों की ओवरडोज का शिकार हो गई और उसने कानूनी समस्याओं और निर्वासन के डर से घटना को छिपाने का फैसला किया। इसके लिए उसने सूटकेस वाला तरीका चुना, जो उसे सबसे कम संदिग्ध लगा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस संस्करण की सत्यता पर संदेह किया। मासेराता में सार्वजनिक आक्रोश की लहर उठी। पामेला मास्त्रोपित्रो की घटना ने निवासियों की विदेशियों के प्रति असंतोष का विस्फोट किया। इस माहौल ने, जैसा माना जाता है, 5 दिन बाद शहर में एक घटना को प्रेरित किया। लूका त्राइनी ने कार चलाते हुए प्रवासियों की एक बस पर गोली चलाई और इटली जिंदाबाद चिल्लाया। कई लोगों ने लूका के कार्य को पामेला का बदला लेने की इच्छा से जोड़ा और उसने इसकी पुष्टि की। फैलती अफवाहों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। समाज विभाजित हो गया। कुछ शरणार्थियों का समर्थन करते थे,
अन्य उन्हें देश से निष्कासित करने की मांग करते थे। लूका ने स्वीकार किया कि वह मूल रूप से इनोसेंट सिगेल के खिलाफ मुकदमे के दौरान कार्रवाई करने की योजना बना रहा था। हालांकि वह अपनी भावनाओं से अभिभूत हो गया और अपना गुस्सा यादृच्छिक लोगों पर निकाला। शहर में पामेला के परिवार के साथ लूका के परिचय के बारे में अफवाहें फैल रही थीं, लेकिन यह जानकारी पुष्टि नहीं हुई। वह न तो युवा महिला को जानता था और न ही उसके रिश्तेदारों को। उसने बस समाचारों को बहुत भावनात्मक रूप से लिया। लूका की कार्रवाइयों ने कई चर्चाएं छेड़ दी और उनका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। कई इतालवी केंद्र दक्षिण के राजनेताओं ने बार बार इन घटनाओं का उल्लेख किया और अवैध प्रवास से लड़ने के विचारों को बढ़ावा दिया। कुछ लोग इस लहर पर अपनी राजनीतिक स्थिति सुधारने में सफल रहे। मीडिया ने सक्रिय रूप से घटनाओं की रिपोर्ट की और घटनाओं के विभिन्न संस्करण प्रसारित किए। पामेला की कहानी और उसके बाद की घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। वसंत 2018 में रोम ने पामेला को अलविदा कहा। समारोह में कई प्रभावित नागरिक एकत्र हुए, जिसमें पूरा नाइजीरियाई समुदाय और शहर के कार्यवाहक मेयर शामिल थे। सभी उपस्थित लोगों ने घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। अपनी अवैध कार्रवाइयों के लिए लूका त्राइनी को एक त्वरित कार्यवाही में अदालत में जवाब देना पड़ा। 1.5 साल बाद 3 अक्टूबर 2018 को जूरी ने अपना फैसला सुनाया। व्यक्ति को नफरत के अपराधों और प्रतिबंधित हथियारों के कब्जे का दोषी पाया गया और 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इनोसेंट सीगल ने मुकदमे को ध्यान से देखा। प्रवासियों की बस की घटना के बाद दोषी ने पामेला के परिवार से संपर्क किया और घटना पर अपना खेद व्यक्त किया। उसने प्रतिबंधित पदार्थों के वितरण में किसी भी भागीदारी से इनकार किया और दावा किया कि वह प्रवासियों की आपराधिक गतिविधियों के बारे में पूर्वाग्रहों का शिकार हो गया था। हालांकि तथ्य इसके विपरीत थे। इनोसेंट लंबे समय से ऐसी गतिविधियों में शामिल था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब मीडिया में सनसनीखेज हेडलाइंस प्रकाशित हुईं जो पामेला की घटना में नाइजीरियाई नागरिकों के एक समूह की कथित भागीदारी को वूडू अनुष्ठानों से जोड़ती थीं। अविश्वसनीय विवरण प्रकाशित किए गए जो वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते थे। पामेला के परिवार को गलत सूचनाओं का खंडन करने के लिए बड़े प्रयास करने पड़े। उन्होंने अपनी बेटी के बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बताया, जिसके कारण वह हमेशा अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। सोशल नेटवर्क पर वह अक्सर अपनी लत को दूर करने की इच्छा के बारे में लिखती थी, जब वास्तविक जीवन कल्पनाओं से अधिक जीवंत हो जाएगा। जांच से पता चला कि पामेला ने कई बार प्रतिबंधित पदार्थों की खोज में पुनर्वास केंद्र छोड़ा, जो रोगियों के लिए एक सामान्य व्यवहार था। मीडिया का हंगामा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के काम को काफी कठिन बना रहा था। इनोसेंट के घर से मिले सबूतों की जांच ने पुष्टि की कि वे पामेला से संबंधित थे। शुरू में इनोसेंट ने किसी भी अवैध कार्रवाई से इनकार किया और दावा किया कि युवा महिला ओवरडोज का शिकार हो गई। उसने स्वीकार किया कि उसने उसे पदार्थ उपलब्ध कराए थे, लेकिन भुगतान के बारे में चुप रहा। अवैध कार्यों की अनुपस्थिति के बारे में उसके बयानों की पुष्टि नहीं हुई, हालांकि अंतिम सत्य का पता नहीं लगाया जा सका। पूछताछ के दौरान प्रवासी ने अपने परिचितों लाखिया और डेसमोंट के बारे में अप्रत्याशित जानकारी साझा की, जिन्होंने बाद में उसकी मदद की। इनोसेंट के बयान के अनुसार ये युवा लोग उस शाम उसके घर पर थे। उसने दावा किया कि उसने युवा महिला के साथ कोई घटना नहीं देखी, क्योंकि पार्टी के दौरान वह बेहोश हो गया था। जब वह जागा तो पाया कि पामेला गायब थी। अपनी बेहोशी के दौरान की घटनाओं के बारे में उसे कथित तौर पर कुछ नहीं पता था। यह बयान उसके पिछले दावों के विपरीत थे कि युवा महिला प्रतिबंधित पदार्थों के कारण बीमार पड़ गई थी। घटनास्थल पर मिले निशान भी इस संस्करण से मेल नहीं खाते थे। यह स्पष्ट हो गया कि कुछ और गंभीर हुआ था। इनोसेंट के शब्दों में विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। पता चला कि उसके दोस्त भी प्रतिबंधित पदार्थों के वितरण में लगे हुए थे। अपनी गिरफ्तारी के बाद दोनों ने पामेला की घटना में अपनी भागीदारी से इनकार किया। लाखिया और डेसमोंट ने जोर देकर कहा कि घटना के समय वे इनोसेंट के घर पर नहीं थे।
उनका अलिबी अवैध गतिविधियों से जुड़ा था, जिससे सत्यापन मुश्किल हो गया। जांच चलने के दौरान नाइजीरियाई हिरासत में रहे। कोई गवाह नहीं मिला जो उनके संस्करण की पुष्टि कर सके। फोन कॉल और लोकेशन डेटा की जांच से पता चला संदिग्ध वास्तव में इनोसेंट के घर पर नहीं थे, बल्कि दूसरे जिले में अपने अवैध कारोबार में लगे थे। उनके खिलाफ मुख्य आरोप हटा लिए गए, लेकिन सबूतों को छिपाने के सवाल बने रहे। मुख्य संदिग्ध ने ओवरडोज के अपने संस्करण पर जोर दिया और अन्य आरोपों से इनकार किया। हालांकि युवा महिला की 2 गंभीर चोटों ने फोरेंसिक डॉक्टर को परेशान किया। जांच की जटिलता के बावजूद ये चोटें जानबूझकर की गई प्रतीत होती थीं। इसके अलावा सबूत सामने आए कि इनोसेंट ने युवा महिला की असहाय स्थिति का फायदा उठाया। संभवतः यही मोड़ बिंदु था। जांच ने पामेला के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थों की बड़ी मात्रा की पुष्टि की। विशेषज्ञों को संदेह था कि वह बेहोश थी, लेकिन खुराक का सटीक प्रभाव निर्धारित करना मुश्किल था। इनोसेंट ने अपना बयान बदला और अब दावा किया कि एक खुराक के बदले अंतरंगता का समझौता हुआ था। जांचकर्ताओं को संदेह था कि उसने जानबूझकर युवा महिला को असहाय स्थिति में डाला था। उसने पामेला की कमजोरी का फायदा उठाया, जो एक कठिन जीवन स्थिति में थी और गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रही थी। यह संस्करण पुष्टि हुआ। अपनी हिरासत के दौरान लाखिया और डेसमोंट ने उस रात की घटनाओं पर चर्चा की। उनकी बातचीत के रिकॉर्ड ने दर्ज किया कि कैसे वे इनोसेंट के कबूलनामे को याद कर रहे थे कि उसने सोफे पर युवा महिला की बेहोश अवस्था का फायदा उठाया था। स्पष्ट रूप से यह पामेला के बारे में था। नवंबर 2018 तक नाइजीरियाई ने सभी सबूतों के बावजूद पामेला के गायब होने में अपनी भागीदारी से इनकार करता रहा। उसने परिवार से माफी मांगी और दावा किया कि सब कुछ प्रतिबंधित पदार्थों की अनजाने में ओवरडोज के कारण हुआ। युवा महिला के माता पिता ने इन शब्दों को अपमान के रूप में महसूस किया। इनोसेंट ने केवल यह स्वीकार किया कि घटना के बाद उसने अपार्टमेंट को सफाई उत्पादों से साफ किया था। घटनाओं का उसका संस्करण फरवरी 2019 तक बदल गया, जब मुकदमा शुरू हुआ। इस समय तक विशेषज्ञों ने सभी आवश्यक जांच पूरी कर ली थी और घटना के परेशान करने वाले नए विवरण सामने आए थे। मामले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना एक नया गवाह, इनोसेंट का सेलमेट। अपने साथ बिताए समय के दौरान वे करीब आ गए और अभियुक्त ने उसे पामेला के साथ उस मुलाकात के विवरण बताए। उसके शब्दों के अनुसार वे मासेराता के पार्क में मिले, जो अवैध व्यापार के लिए एक प्रसिद्ध स्थान था। कथित तौर पर इनोसेंट ने उसे अपनी अटारी में पदार्थों का सेवन करने के लिए आमंत्रित किया। रास्ते में वे एक डिस्पोजेबल सिरिंज खरीदने के लिए एक फार्मेसी में रुके। जब पामेला बेहोश हो गई तो उसने उसकी असहाय स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया, जिसे वह खुराक के बदले भुगतान मानता था। हालांकि युवा महिला को होश आ गया और वह विरोध करने लगी। पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, परिणामों के डर से, क्योंकि उसे पहले से ही कानून से समस्याएं थीं। इनोसेंट ने उसके खिलाफ हिंसा का प्रयोग किया। समय बर्बाद किए बिना वह सबूत मिटाने लगा। विशेषज्ञों के अनुसार पामेला की स्थिति उस समय घटना को समझने की अनुमति देती थी, जो परिवार के लिए एक भारी खबर थी। युवा महिला की मां आखिर तक उम्मीद कर रही थी कि सब कुछ जल्दी हो गया। 18 वर्षीय युवा महिला के नाखूनों के नीचे डीएनए इनोसेंट के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूतों में से एक बन गया। घटना के समय उसने खुद को बचाने की कोशिश की और इनोसेंट को खरोंच दिया, और बाद में अपराधी उसके हाथों को पूरी तरह से साफ नहीं कर सका। जांच ने पुष्टि की कि नाखूनों के नीचे का ऊतक इनोसेंट का था। यह संयोग से नहीं हो सकता था अगर सब कुछ प्रतिबंधित पदार्थों की ओवरडोज के कारण हुआ होता। स्थिति लाखिया वेलिम के बयानों से स्पष्ट हुई, जो खुद भी जांच के अधीन था। उसके शब्दों के अनुसार इनोसेंट ने उसे एक नाजुक क्षण में फोन किया। रिसीवर में महिला की चीखें सुनाई दे रही थीं। बातचीत करने वाले ने एक निश्चित मामले में मदद मांगी, लेकिन इनकार कर दिया गया। जब लाखिया ने महिला की आवाज के बारे में पूछा तो दोस्त ने अचानक बातचीत समाप्त कर दी। अप्रैल 2019 में अदालत में भौतिक सबूत और जांच के परिणाम पेश किए गए, जो संदिग्ध की कार्रवाइयों की जानबूझकर की गई प्रकृति को दर्शाते थे।
जांच से पता चला कि 2 गंभीर चोटें घटना का मुख्य कारण थीं। टॉक्सिकोलॉजी ने ओवरडोज से मृत्यु के लिए अपर्याप्त मात्रा में पदार्थों को दिखाया। सबूत मिटाने के प्रयासों ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। आक्रामक सफाई उत्पादों का उपयोग संवेदनशील क्षेत्रों में भी। कानून प्रवर्तन एजेंसियां व्यवस्थित तरीके से परेशान थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि अपराधी सिर्फ एक योजना का पालन नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसी कार्रवाइयों में अनुभव रखता था। 19 मई 2019 को इनोसेंट सिगेल के खिलाफ मुकदमा समाप्त हुआ। जूरी ने उसे पामेला मास्त्रोपित्रो के मामले में दोषी पाया। विकास की विशेषताओं वाली युवा महिला के खिलाफ कार्रवाइयों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अधिकतम सजा सुनाई, आजीवन कारावास। दोषी के वकीलों ने फैसले से असहमति जताई और अपील दायर की। हालांकि 16 अक्टूबर 2020 को मूल अदालती फैसला अपरिवर्तित रहा। अन्य भागीदारों डेसमोंड लकी और लाकिया वेलिम के साथ मामला अधिक जटिल था। अभियोजन पक्ष ने उनकी भागीदारी पर जोर दिया। अभियोजकों के अनुसार दोस्त स्थिति की विचित्रता को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे जब उनके परिचित इनोसेंट ने अचानक संदिग्ध गंध वाले 2 सूटकेस को एक खाई में छोड़कर उनसे छुटकारा पाने का फैसला किया। कई लोगों ने इस स्थिति को साझा किया और संदेह किया कि उन्होंने कम से कम सबूत छिपाने में मदद की, लेकिन कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिले, इसलिए उन्हें सह अपराधी नहीं माना गया। मासेराता के न्यायाधीश ने उनके खिलाफ मुख्य आरोप हटा दिए, लेकिन युवक रिहा नहीं हुए। उनके अपार्टमेंट में बिक्री के लिए तैयार प्रतिबंधित पदार्थों की काफी मात्रा और उनके उपयोग के निशान मिले। अप्रैल 2019 में दोनों को 4 साल और 8 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। पामेला मास्त्रोपित्रो की मां ने अपनी बेटी के सपनों को साकार करने का फैसला किया। उसकी शिक्षा पूरी होने में केवल कुछ महीने बाकी थे। उसे सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में डिप्लोमा मिलना था। पामेला हमेशा स्वयं सेवक के रूप में दूसरों की मदद करना चाहती थी। 9 सितंबर 2020 को उसकी मां को अपनी बेटी की याद में यह डिप्लोमा मिला। वह हर दिन पामेला के बारे में सोचती है, जो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसके रास्ते में बुरे इरादों वाले लोग मिले।